नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 जून 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज, लेकिन उनकी बहुत डिटेल्ड कवरेज द हिंदू में नहीं दी गई थी, इसलिए मैंने कुछ न्यूज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। वो कल की न्यूज़ में इंक्लूड हो जाएंगी, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाएंगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। जो भी मैं आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बताता हूँ, आप उनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। रिलीजियसली फॉलो करें। वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसकी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसको देख लें। आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको कंपेयर मत करिएगा कि सर ये वाली न्यूज़ आपके यहाँ पे आई और न्यूज़पेपर में ये वाली न्यूज़ तो आपने कवर ही नहीं की। वो कवर हो जाती है एक दो दिन आगे पीछे। रीजन बीइंग कि आज कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो बहुत डिटेल कवरेज के साथ न्यूज़पेपर में नहीं दी गई हैं, तो मैंने उनको इंटेंशनली आज के इस करंट अफेयर्स में इंक्लूड नहीं किया। पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। अब ये तो 2015 से इसके ऊपर बातचीत चल रही है। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो क्या है, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। 21 जून को ही क्यों इंटरनेशनल योगा डे बोला जाता है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये सबसे लंबा दिन है। 2021 की जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसकी थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस। योगा डे, खासकर इंटरनेशनल योगा डे को इंप्लीमेंट करने की नोडल मिनिस्ट्री क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ओके। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन योगा को मेंशन करता है एज अ मींस टू इंप्रूव हेल्थ इन इट्स ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी। तो ये जो ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी 2018 से लेकर 2030 है, ये WHO का इस प्लान के अंदर योगा एक ऐसा तरीका बताया गया है जिससे लोगों की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है, एक हेल्दियर वर्ल्ड बनाया जा सकता है। इंडियन आर्ट फॉर्म्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। मेरे वेबसाइट के लिंक्स और मेरे यूट्यूब चैनल की बाकी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। साथ साथ इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। मुझे अगर यूजफुल लगा मैसेज तो मैं उनका जवाब दूंगा। सबके जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो प्लीज एडजस्ट। सेकेंड न्यूज, UNDRR रिपोर्ट ऑन ड्रॉट। एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉट 2021। और ये जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है ना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर्म करेगा। ये जो UN क्लाइमेट टॉक्स होने वाली है, आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में होने वाला, स्कॉटलैंड यूको में, नवंबर 2021 में। तो यहाँ पे एनवायरमेंट के बहुत वेराइड फैसेट्स के ऊपर बात होगी, और इसमें से एक फैसेट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगर आप देखो तो डिजास्टर्स के बहुत अलग अलग प्रकार के फॉर्म है। इसमें से एक फॉर्म है ड्रॉट। डिजास्टर बहुत चीजें हो सकती हैं भाई, एकदम से बाढ़ आ गई, जरूरत से ज्यादा पानी बरस गया, वो भी डिजास्टर है। अर्थक्वेक आ गया, वो भी डिजास्टर है। कोरोना का पैंडेमिक तो डिजास्टर है। आप सूखा पड़ गया तो डिजास्टर है। बीमारी फैलने लगी तो डिजास्टर है। तो ये सब डिजास्टर्स हैं, एक लिमिट से ज्यादा चीजें, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन एक लिमिट के बाद वो भी डिजास्टर है। तो ड्रॉट भी एक प्रकार का डिजास्टर है। तो क्या बोला जा रहा है, ये जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि जो ड्रॉट है वो एक हिडन ग्लोबल क्राइसिस है। आगे आने वाले समय में ये नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकता है। क्यों? क्योंकि भाई पानी की कमी हो रही है। तो वाटर और लैंड मैनेजमेंट पे बहुत इमरजेंसी बेसिस पे ध्यान देने की जरूरत है। ऑलरेडी ड्रॉट से अफेक्टेड हैं इस पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग, और ड्रॉट की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या बताई गई है? $124 बिलियन, हालांकि बहुत ज्यादा ही है। पानी की सप्लाई आगे आने वाले समय में एक मेजर मुद्दा बनने वाली है, और पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया आगे आने वाले कुछ सालों में, आप कह सकते हो 5 से 10 सालों में, ज्यादा नहीं, 5 से 10 सालों में ही पूरी दुनिया में और कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पानी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगा। और अभी भी हम लोग पानी की शॉर्टेज की क्राइसिस को तो कई जगहों पे देखते ही हैं। मुंबई जैसे शहरों में तो ये क्राइसिस बहुत एक्यूट फॉर्म में पहुंच चुकी है, और यूपी बिहार में भले ही आप सबमर्सिबल लगा के पानी इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ दिन बाद उसमें भी बंद हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में बात की जाए तो इसको बताया गया था दिसंबर 1999 में, टू एंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है भाई। तो ये जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है डिजास्टर रिडक्शन की, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दिसंबर 1999 में UNODRR यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बनाया गया था। इसको पहले UNISDR कहा जाता था। ये जो UNDRR है, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, और ये क्या करता है? ये इंप्लीमेंट करता है और रिव्यू करता है किस चीज को? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन क्या है? ये एक ऐसा, आप कह सकते हो, मैकेनिज्म है जिसको अडॉप्ट किया गया था थर्ड UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के द्वारा
ये थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे हुई थी 18 मार्च 2015 में सेंडाई जापान में। उस समय पे इसको काफी कवरेज मिली थी। तो अभी के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड जो सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है वो है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और ये यूएनडीआरआर यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। सेंडाई फ्रेमवर्क की बात की जाए तो ये 15 ईयर का वॉलेंट्री पीपल सेंटर्ड अप्रोच है। इससे पहले वाली अप्रोच 2005 से लेके 2015 में चली। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से लेके 2030 तक चलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट करता है। यूएनडीआरआर की बात की जाए तो इसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये लीड करता है यूएनडीआरआर को, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। इस यूएनडीआरआर के 100 स्टाफ लोकेटेड हैं। कहां पे? हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये लोग अपना काम करते रहते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना काम है यूएनडीआरआर का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, और सेंडाई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना भी इसका काम है। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनवायरमेंट कंजर्वेशन न्यूज़ आपको काम आएगी। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे। बाई एनियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को कन्वीन करता है यूएनडीआरआर। बाई एनियल का मतलब क्या है? बाई एनियल का मतलब कि जो 2 साल में एक बार हो रहा हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनवायरमेंट कंजर्वेशन न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज़ है कंजर्विंग आसाम टेम्पल टर्टल। आसाम टेम्पल टर्टल कैसे दिखते हैं? कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो एक मेजर टेंपल है आसाम का, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 2 ग्रीन एनजीओ के साथ। कौन कौन से एनजीओ? तो एक है आसाम स्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन, और एक है कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ रेयर फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निल्सोनिया निग्रिकैंस। तो आसाम के टेंपल ने इन 2 एनजीओ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसको बचाने के लिए? तो ये जो रेयर फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल है निल्सोनिया निग्रिकैंस, इसको बचाने के लिए। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट 2030 भी लॉन्च किया गया है, जब टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और हेल्प अर्थ ने मिलके ये जो पैक्ट है ये साइन करवाया है। किससे? हयाग्रीवा माधव टेम्पल कमेटी। ये जो हयाग्रीवा माधव टेम्पल कमेटी है इसने ही कहीं ना कहीं से एनजीओ के साथ एक पैक्ट साइन किया है। क्यों? क्योंकि भाई इन निल्सोनिया निग्रिकैंस नाम के इन टर्टल को बचाना बहुत जरूरी है। अभी अब आप सोचोगे कि यार ये टेंपल कैसे बचाएंगे इन टर्टल्स को, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये जो हयाग्रीवा माधव टेम्पल है दिस इज रेवर्ड बाय बोथ हिंदुइस्ट एंड बुद्धिस्ट। ये हाजो नाम की जगह पे है, गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में। अब अगर आप निल्सोनिया निग्रिकैंस नाम के सॉफ्ट शेल टर्टल की कछुए की बात करो तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन ने 2021 में इस टर्टल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला था। और अभी रिसेंटली ही आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के ड्रेनेज में ये टर्टल पाया गया है। पहले ये सोचा जा रहा था कि जो टर्टल है ना ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ये टर्टल सिर्फ कुछ टेंपल्स के पॉन्ड्स में मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के। आप समझ गए बात को? नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के कुछ टेंपल्स के पॉन्ड में ये निल्सोनिया निग्रिकैंस नाम का टर्टल मिलता है। तो बेसिकली ये जो आपका टेंपल है हयाग्रीवा माधव टेंपल, इसी के पॉन्ड में ये टर्टल पाए जाते हैं। अभी पॉन्ड में टर्टल पाए जाते हैं और वो टर्टल का जो पॉन्ड है वो किसी एक पर्टिकुलर टेंपल के मैनेजमेंट के अंदर में है, तो उस टेंपल मैनेजमेंट से तो बात करनी पड़ेगी ना। तो अगर टेंपल मैनेजमेंट यहाँ पे कोऑपरेट करता है अथॉरिटीज के साथ तो इन टर्टल्स को बचाया जा सकता है, और टेंपल मैनेजमेंट यहाँ पे कोऑपरेट कर रहा है। ओके, ऑब्वियस ही बात है, टेंपल है एक शुद्ध जगह है, वहां पे जानवरों का ध्यान रखने वाली बात है, इंसानों का ध्यान रखने वाली बात होती है। तो एक अच्छी खबर इस रिस्पेक्ट में ये भी है कि कहीं ना कहीं टेंपल में तो कंजर्वेशन होगा भी, और ये भी पता चला है कि जो निल्सोनिया निग्रिकैंस है ये केवल आसाम के या फिर नॉर्थ ईस्ट के टेंपल्स में नहीं पाया जाता है, ये कहीं ना कहीं इन द वाइल्ड भी पाया जाता है। तो आसाम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज है वहां पे भी कहीं कहीं पे इन टर्टल्स को देखा गया है, मतलब ये वाइल्ड में अभी के लिए एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और मैं बता दूं इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन ने 2021 में इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट किया है, लेकिन इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर इन टर्टल्स के पास किसी भी प्रकार का लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। हो सकता है भारत सरकार आगे आने वाले समय में अमेंडमेंट करके
लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें इन टर्टल्स को। बट IUCN की लिस्ट की बात की जाए तो वहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला जाता है इन टर्टल्स को। इन टर्टल्स लोगों के बड़े रॉयल शौक है, इन टर्टल्स को भी इनका मार के खाया जाता है, मतलब आप देख लो, इसको भी ये लोग मार के खा जाते हैं। इसको रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में खाने के लिए और इसके बॉडी पार्ट्स खासकर कार्टिलेज के लिए इसको कहीं ना कहीं ट्रेड किया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज़, तालिबान वांट इस्लामिक सिस्टम। 4 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर किए, चूंकि इसी के लिए मेरे को सफिशिएंट कंटेंट मिला है। हो सकता है कल का करंट अफेयर्स थोड़ा सा बड़ा हो। तो तालिबान ने बोला है कि वी आर कमिटेड टू पीस टॉक्स, और हम एक जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम को अफगानिस्तान में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तालिबान बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम वुमेन्स को राइट नहीं देंगे, हम वुमेन को राइट देंगे, लेकिन जो भी हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, जो भी हमारे रिलीजियस रूल्स हैं, उनके हिसाब से ही हम वुमेन को राइट दे पाएंगे। आपको पता है कि 11 सितंबर की डेडलाइन आने वाली है। 11 सितंबर तक जो यूएस फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। अभी ये जो तालिबान है वो अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत कर रहा है, कतर में बातचीत हुई, बाद में और जगहों पे बातचीत होने की बात कर, लेकिन बातचीत में कुछ बहुत हेडवे ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। सीज फायर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लड़ाई बहुत तेजी से हो रही, पूरे अफगानिस्तान में मारा काटी वायलेंस कतई तगड़े तरीके से चालू है। अब यहाँ पे तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन का क्या बोलना है। मुल्ला अब्दुल गनी बरदार तालिबान के को फाउंडर हैं और उनके पॉलिटिकल ऑफिस के हेड है। इनका क्या स्टेटमेंट है, वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड एंड अफगान हैव क्वेरीज एंड क्वेश्चंस अबाउट द फॉर्म ऑफ सिस्टम टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग विड्रॉवल और फॉरेन ट्रूप्स। मतलब कि हम इस बात को समझते हैं कि एक बार ये फॉरेन ट्रूप्स अमेरिका वाले अफगानिस्तान की धरती से चले जाते हैं तो उसके बाद किस प्रकार का सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, इसको लेके लोगों के दिमाग में एप्रीहेंशंस हैं और हम इस एप्रीहेंशन को समझते हैं। इसलिए हम एक जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम को अफगानिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम निगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करेंगे और हम पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। अभी प्रॉब्लम यह है कि वायलेंस तक तो बंद हुआ नहीं है, तो किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आएगी इस बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर ये बोल रहे हैं कि वुमेन्स को, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दी जाएगी, डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी, NGO वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी जाएगी। फिर हम अपने धर्म के हिसाब से, अफगान सोसाइटी के नोबल ट्रेडिशंस के हिसाब से फीमेल को भी राइट्स देंगे यहाँ पे। ओके, वुमेन को वर्क करने की, एजुकेट होने की आज़ादी दी जाएगी। अभी किस हद तक आज़ादी दी जाएगी वो एक अलग बात है। ओके, तालिबान के राज के अंदर, अभी तालिबान का तो राज नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि द मोमेंट यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकल जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा तालिबान को पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कब्जा करने में। तो एक बार इनका एडमिनिस्ट्रेशन में कब्जा हो जाता है तो अब तक जो भी अफगानी वुमेन को राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो राइट्स कहीं ना कहीं पुश बैक कर लिए जाएंगे, वापस खींच लिए जाएंगे। उसके बाद वुमेन्स को किस हद तक पब्लिक रोल्स की पोजीशन दी जाएगी, मतलब अफगानिस्तान की कैबिनेट में कितनी वुमेन बैठेंगी, क्या वुमेन वहाँ की सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल होंगी, क्या वुमेन वहाँ की पुलिस फोर्सेस में काम कर सकती हैं, किस प्रकार की नौकरियां वुमेन को यहाँ पे दी जाएंगी, किस प्रकार की एजुकेशन की परमिशन उनको मिलेगी, इस बारे में कोई भी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। ओके, ऑटोमेटिकली वो बाद में ही डिसाइड होगा और वो इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि किस हद तक अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास ताकत रहती है और किस हद तक तालिबान के पास ताकत आती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि अगर अफगानिस्तान गवर्नमेंट होल्ड कर पाई तो कहीं ना कहीं वुमेन राइट्स थोड़े बहुत प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बट अगर तालिबान ओवररन कर गए एडमिनिस्ट्रेशन को तो अब तक जितने भी वुमेन राइट्स वहाँ पे दिए गए हैं सारे पुल बैक कर लिए जाएंगे। अब बात की जाए तालिबान क्या है, तो तालिबान एक ऐसा ग्रुप है, मैं आपको एक बात बता दूं, तालिबान एक प्रकार की आइडियोलॉजी, दिस इज नॉट अ सेपरेट कंट्री। तालिबान एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वही लोग हैं जो अफगानिस्तान के नेशनल्स हैं। ऐसा नहीं है कि तालिबान कोई बाहर के नेशनल्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर जाके राज कर रहे हैं। अफगानिस्तान की पश्तो जो कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे तालिबानी हैं, वो तालिबान की आइडियोलॉजी के अपने साथ एसोसिएट करते हैं और चूंकि वो अफगानिस्तान के ही हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि तालिबान इज अ फॉरेन फिनोमिना इन अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान की पॉलिटी से कहीं ना कहीं मैच करता है। अगर आप तालिबान की बात करो तो स्टूडेंट्स नाम का जो शब्द है, इसको अगर आप पाश्तो लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो वो होता है तालिबान। 1990s में नॉर्दर्न पाकिस्तान में फिनोमिना उठा था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो शुरू से ही इस तालिबानी फिनोमिना को सपोर्ट कर रहा है। यूएस ने अटैक किया 2001 में, अपने 9/11 अटैक्स के बाद कहीं ना कहीं पहले तालिबान को उनकी जगह से उखाड़ फेंका। उस समय पर तालिबान ने निगोशिएट करने की कोशिश की, यूएस ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब तालिबान ज़्यादा निगोशिएट करने के मूड में है नहीं, क्योंकि तालिबान जानता है कि वो जीत रहे हैं। यहाँ पे मौलावी हिबतुल्ला
अखुंडजाडा करके एक हार्डलाइन रिलीजियस स्कॉलर हैं। इनका यह बोलना है कि तालिबान यूएस के साथ 2018 से बातचीत हो रही है। इस लॉन्ग रनिंग कॉन्फ्लिक्ट को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान को झुका पाना यूएस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और यूएस के काफी रिसोर्सेज और काफी सैनिक यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और वो अब बहुत ज्यादा इस क्वैगमायर में फंसना नहीं चाहते हैं। तो यूएसए किसी भी हाल में अफगानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहता है और वो एक्चुअली में यही कर रहा है। आप देखते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार किस हद तक इस तालिबान के फिनोमिना को पुशबैक कर पाती है। एक हार्ड लाइन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी पे चलता है। ये क्या होगा ये आगे आने वाले समय में 11 सितंबर के बाद चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।